सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। भारतीय साहित्य, कला व संस्कृति के उन्नयन हेतु कार्यरत शब्द सृष्टि द्वारा आयोजित डॉक्टर विजया स्मृति अनुवाद व्याख्यान माला के अंतर्गत तमिल और हिंदी साहित्यानुवाद विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय भाषाओं को हिंदी के माध्यम से जोड़ते हुए डॉक्टर मनोहर जी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो भी अनुवाद जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के साथ। उनका विचार और उनकी सेवाएं जुड़ी हैं, तो मैं उनके लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे आगे भी इस तरह अनेक कार्य करते रहें। अनुवाद एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसे अत्यंत निपुणता एवं सावधानी के साथ अपनाना है। अनुवाद के संबंध में यह कहा जाता है कि पुनः कथन के तथ्य से वह जुड़ा हुआ शब्द है। अनुवाद के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के बहुत तरह के मत पाए जाते हैं, लेकिन बहुत तरह के सिद्धांत या मत होने पर भी अनुवाद एक तरह से बहुत ही निपुणता और कौशलता से जुड़ा हुआ शब्द है। और अनुवादक या उसकी रचना अर्थात उसके अनुवाद से हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि उसमें विश्वसनीयता और पारदर्शिता हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पारदर्शिता के नाम पर स्रोत भाषा का अनुवाद करने पर वह ग्राह्य नहीं होता। मूल भाषा की जानकारी के अभाव में पाठकों के मन में अनुदित रचना की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उठना स्वाभाविक ही है ना। यहाँ पर विश्वसनीयता से हम इस बात का आशय जोड़ सकते हैं कि अनुदित रचना का रूप ऐसा हो जिसमें मूल रचना की संरचना में कोई बदलाव न किया गया हो, चाहे मानवीय अनुवाद हो या यांत्रिक अनुवाद। अनुवादक के लिए उपलब्ध ढांचे या सीमा के भीतर ही अनुवाद संभव होता है। यदि कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में जो फीड किया जाता है या उसका प्रोग्राम जैसे बना है उस तरह वो बनता है। यदि वो मानवीय अनुवाद है, जिस तरह हम सब अनुवाद करते हैं, उसमें क्या ऐसा होता है कि हमारे जो आज तक हमने जितने भी अध्ययन किए हैं या हमारे जितने भी अनुभव हैं और हमारे ग्रहणशीलता कैसी है, हमारे भाषा ज्ञान, हमारे जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब पर ये सब निर्भर होता है। तो यहाँ पर मैंने ढांचे का जो शब्द है, इन सब बातों के साथ मैंने जोड़ा है। तो साहित्यिक एवं साहित्येतर दो विभिन्न प्रकार के अनुवाद के क्षेत्र में काम करने वाले अनुवादकों की भूमिका अलग होती है। साहित्यानुवाद एक तरह की अनुवाद है और साहित्येतर जितने भी रचनाएं हैं उनकी अनुवाद अलग किस्म की है। साहित्येतर अनुवाद ज्यादातर निर्वैयक्तिक, अभिधापूर्ण एवं वस्तुपरक होता है, लेकिन साहित्यिक अनुवाद व्यक्ति सापेक्ष, व्यंजना एवं लक्षणापूर्ण होता है। तो अनुवादक को अक्सर कुंटी से बंधी हुई गाय की तरह काम करना पड़ता है। उसे सीमित परिधि में कार्य क्षेत्र में जुटना पड़ता है। तो मूल लेखक के मन में की गहराई में उतरकर उसके व्यक्तित्व को आत्मसात करना पड़ता है। ये सब कार्य मूल लेखक से संबंध स्थापित किए बिना उसकी रचना के जरिए करना पड़ता है। हमको पता नहीं होता कि अक्सर ऐसा होता है कि हम रचनाकार को नहीं जानते हैं और उनकी रचना को जानते हैं और उनके जो व्यक्तित्व जो है
उसे हम रचना के जरिए ही जान पाते हैं। तो यह काम तभी सफल हो सकता है जब अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों ही साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं पृष्ठभूमियों का सम्यक ज्ञान उसे हो। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में गिनी जाने वाली एवं द्रविड़ भाषाओं की जननी तमिल भाषा और संस्कृत की अत्यंत लोकप्रिय पुत्री भाषा हिंदी के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का महत् कार्य अनुवाद के माध्यम से होता आ रहा है। अनुवाद एक भाषा के वार्ता को दूसरी भाषा में समानार्थ रूपांतरण की प्रक्रिया है। इस तरह अमीरा ओस्मान मानते हैं। तो इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विभिन्न भाषाओं से जुड़ी हुई सूक्ष्म तथ्यों को उसके गद्य वाक्य रचना के नियम, जिसे हम सिंटैक्टिक बोलते हैं, और अर्थपरक नियम सेमेंटिक का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन इन तथ्यों तक ही अनुवाद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। अनुदित रचना को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप तमिल में अनुवाद करना चाहते हैं तो तमिल की परंपरा साहित्यिक विरासत के बारे में ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि स्रोत भाषा के अर्थ को सुरक्षित रूप से लक्ष्य भाषा तक ले जाने में ही अनुवादक का उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता। दोनों भाषाई क्षेत्र एवं संबंधित रचना से जुड़ी हुई लोक जीवन शैलीगत पक्षों पर भी अनुवादक को ध्यान देना अनिवार्य है। एक तरह से स्रोत भाषा की परंपरा क्या है, वहाँ की जो लोक जीवन की शैली कैसी है, इसका भी ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अनुवादक को विस्तृत ज्ञान एक साहित्य क्षेत्र में ही नहीं, यदि मान लीजिए कोई भी विज्ञान से जुड़ी हुई बात उसके साहित्य के अंतर्गत आ जाए तो विज्ञान की बात की भी गहरी जानकारी उसे हासिल करनी पड़ती है। तो यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि इस तरह किसी भाषा या उससे जुड़े हुए क्षेत्र के शब्द उससे संबद्ध अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाई क्षेत्र के साथ जुड़ने का लाभ भी अनुवाद के माध्यम से संभव होता है। अब अभिधामूलक अनुवाद से अधिक लक्षणा या व्यंजना परक ज्यादातर साहित्यिक अनुवाद में आलंकारिक तथा शैली विशेष से जुड़े हुए अनुवाद, इस तरह के अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष बहुत सारी समस्याएं प्रस्तुत हो जाती हैं। अतः यहाँ पर यह बात अत्यंत उल्लेखनीय है कि अनुवाद में भाषांतरण के साथ साथ रूपगत, शैलीगत, काव्यगत, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक आदि कई तरह के तथ्यों का अंतरण होना अनिवार्य है। भारत में अनुवाद का प्रचलन युग युगों से होता आ रहा है। रामायण या महाभारत की कथा का प्रचलन सभी भारतीय और कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ है, लेकिन किन रचनाओं की विशेषता इसमें है और ये रचनाएं इसीलिए कालजयी हैं कि भले ही कथात्मक तत्वों का संरक्षण इनमें हो, फिर भी प्रस्तुति एवं शिल्पगत संप्रेषण में हर एक भाषा की ये रचनाएं अपनी मिट्टी की गंध से सौंधी हुई और अपने सांस्कृतिक जड़ से बंधी हुई है। इन्हीं कारणों से ये रचनाएं मूल रूप से एक ही स्रोत को ग्रहण करने पर भी अनुवाद न रहते हुए अपने लिए अलग अस्तित्व बना पाई है। इसी तरह हम देखेंगे तो कंबरामायण
चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा को लेकर लिखी गई हो, फिर भी उसे हम अनुवाद नहीं बोलते, तरुवल बोलते हैं तमिल में। जो उसे लेते हुए, मूल कथा को लेते हुए उसकी प्रकृति में, उसकी प्रस्तुति में एक मौलिकता लाई गई है। तो तमिल भाषा और साहित्य ये क्षेत्र विशेष के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के लिए गौरव का विषय है। आज मैं तमिल और हिंदी के साहित्यानुवाद से संबंधित कुछ विचार व्यक्त करने वाली हूँ। तमिल का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम में मरबियल के अंतर्गत अनुवाद का विवेचन उपलब्ध है। தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விரி மொழிபெயர்த்து அதற்பட யாத்தலொடு ஆனை மரபினவே। जहां पर पाश्चात्य विद्वान अनुवाद को अनेक प्रकार से संघर्षों के बावजूद भी एक निश्चित ढांचे में, एक निश्चित परिभाषा में उसे डाल नहीं पाए, वहां पर कई सदियों के पहले ही तोल्कापियम, जिसमें तोल्कापियर ने क्या किया है, किसी प्रकार के भ्रम के बिना स्पष्टता पूर्वक अनुवाद को परिभाषित किया है। किस तरह परिभाषित किया है? मूल पाठ को क्रमबद्ध ढंग से संकलित करना, उसे विस्तृत ढंग से स्पष्ट करना, आवश्यकता अनुसार व्याख्या एवं विशदीकरण करते हुए दूसरी भाषा की प्रकृति के अनुसार प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। देखिए कितना सुंदर इसमें सब कुछ समेट गया है। अनुवाद के जितने भी घटक तत्व हैं उन सब को तोल्कापियर ने कई सदियों के पहले इस परिभाषा में समेट लिया है। इस दिशा में एक तरह से हमें एक नई दृष्टि मिलती है इस तरह के जो परिभाषा के माध्यम से। जब भारत के लिए ही नहीं विश्व भर को देने के लिए तमिल साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर काम हो रहे हैं, लेकिन तमिल भाषा की रचनाओं की तुलना में अनुवाद के लिए उठाए गए ये कदम पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे कार्य होने हैं अभी, क्योंकि तमिल में संघकाल से लेकर, चाहे वो बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए जो भी महाकाव्य हो या खंड काव्य हो, सब, या यदि संगम मरविय कालम के जितने भी रचनाएं हो, जो नीतिपरक रचनाएं हैं, पदिनन कीर्कणक वगैरह जितनी भी रचनाएं हैं, उनके अनुवाद तो हुए हैं, लेकिन एक ही अनुवाद के बजाय बहुत सारे जो हैं अनुवाद उसके लिए आना बहुत ही जरूरी है। तो तमिल के संघ साहित्य से लेकर आधुनिक काल की रचनाओं तक कई रचनाएं ऐसी हैं जिनका अनुवाद हिंदी में ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में होना है। तमिल समाज की प्राचीनता से संबंधित शोध कार्य पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कीरड़ी नामक गांव में किए गए अन्वेषण के दौरान पता चला कि यह ईसा पूर्व 3री शताब्दी से पहले की है। तमिल संस्कृति, ब्राह्मी लिपि में लिखित तमिल के अक्षर भी इस तरह के जो एक्सकेवेशन किए गए हैं उसमें पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि संस्कार की प्राचीनतम संस्कृतियों में है, यह गिनी जाती है तमिल संस्कृति। तो इसे संपूर्ण राष्ट्र में लेकर जाना हम सबका उत्तरदायित्व है। इसमें कोई भी भाषा की जो चर्चाएं जो भी उठती रहती हैं उसे परे होकर हम सबको जुटकर काम करना है, तो हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं।
एक तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखित तमिल के अक्षर भी इसमें पाए गए हैं, मैंने बताया था। तो इतनी प्राचीन भाषा में क्लासिकल एवं अन्य तरह की जो भी रचनाएं हैं उसका अनुवाद करना भारतीय भाषाओं के में ही नहीं, विदेशी भाषाओं में भी होना है। तब क्या होगा, हमारे जितने भी भारतवासी विदेशों में बसे हैं उनको पता चलेगा तमिल संस्कृति तमिल लोगों की ही संस्कृति नहीं है, पता नहीं। तो वो जो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। तो आगामी पीढ़ी के लिए हम इस भारतीय संस्कृति को लेके जा सकते हैं। तो इसमें इस तरह के कार्य अनुवाद के द्वारा संभव हो सकता है। तो मैंने अपनी मातृभाषा तमिल और हिंदी में कई अनुवाद किए हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के भूतपूर्व तमिल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वी अरसू द्वारा संकलित 100 चुनी हुई तमिल कहानियों का हिंदी में मैंने अनुवाद किया है। और इन कहानियों की विशेषता ऐसी है कि 1930 से लेकर 1930 से लेकर 2000 साल तक चुनी हुई 100 प्रतिष्ठित तमिल कहानीकारों की चुनी हुई लोकप्रिय बहुचर्चित 100 कहानियों का इन 5 जो संकलन जो है उनमें ये 100 कहानियां हैं। उनका अनुवाद मैंने किया है 20वीं शताब्दी की तमिल कहानी। और इस तरह का कार्य मैंने इसी लक्ष्य को लेकर किया था कि मान लीजिए यदि कोई तेलुगु भाषी है या मराठी भाषी है या गुजराती भाषी है, उनको गुजराती अच्छी तरह आती है, गुजराती या बंगला के कहानी साहित्य में वे शोध कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और यदि वो तुलनात्मक कुछ कार्य करना चाहते हैं तमिल के साथ यदि करना है, तो इन 100 कहानियों को ले पढ़ सकते हैं हिंदी के माध्यम से। क्योंकि उनको चाहे तमिल न मालूम हो तो कोई समस्या नहीं आएगी भाषा के तौर पर। तो अनुवाद इस दृष्टि से सभी भाषाओं को जोड़ सकती है। तो तुलनात्मक शोध में अनुवाद की भूमिका बहुत ही अहम हो सकती है। तो चाहे वो पंजाबी कहानियां हो या मराठी कहानियां हो, बंगाली कहानियां हो, उनकी तुलना हम समकालीन उसके जो भी कॉन्टेम्पररी जो भी कहानियां उपलब्ध है तमिल में संकलित है उनके साथ कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इन कहानियों का अनुवाद मैंने इसी दृष्टि से किया है कि कोई भी अन्य भारतीय कहानियों से हिंदी के माध्यम से तमिल कहानियों की तुलना की जा सकती है। और इन कहानियों की विशेषता है कि प्रारंभ काल से लेकर 2000 ईस्वी तक 100 प्रतिष्ठित तमिल कहानीकारों की 100 बहुचर्चित कहानियों का अनुवाद इसमें हुआ है। और प्रथम संकलन में क्या है, मैं हर एक संकलन की विशेषता इसमें बताऊंगी। इनकी प्रवृत्तिगत जो भी वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह के कार्य यदि हम संकलन के तौर पर करेंगे या और भी कोई यदि कोई एक ही कहानीकार या एक ही उपन्यासकार यदि हम चाहते हैं कि उनको लेके जाना है तो जरूर लेके जाना है। तो मेरी जो 20वीं शताब्दी की तमिल कहानी वाली जो रचना है उसके प्रथम संकलन में यूरोपीय कहानी लेखन की परंपरा और भारतीय काव्य परंपरा को आत्मसात करते हुए जन्म लेने वाली कहानी लेखन की परंपरा से युक्त कहानियां संकलित हैं।
और इसके लेखकों के बारे में भी मैं बताऊंगी अभी, ताकि आप लोगों को एक परिचय मिल जाए, कम से कम आप लोग सुने इन लोगों का नाम। तो इसमें सुब्रमण्य भारतीयार, जिनको हम एक कवि के रूप में जानते हैं, सभी गद्य लेखन में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ववेसु अय्यर, अ माधवಯ್య, पुदुमै पित्तन, संगु सुब्रमण्यम, वरदराजन, राजगोपालाचार्य, न चिदंबर सुब्रमण्यम, कूप राजगोपालन, न पिच्छमूर्ति, तीजरा, बी.एस. रामయ్య, सेदु अम्माள், काशी वेंकटरमणी, वैमु कोदैनायगी अम्माள், कनासु, कल्की, सी चंद्रशेखर, सीसु चल्लप्पा, एस विशालाक्षी आदि प्रतिष्ठित, ये सब उस समय के हैं, या तो 1930 से लेकर 1950 तक। तो द्वितीय जो संकलन है उसमें वामपंथी विचारों को लेकर कथा साहित्य की परंपरा का जन्म हुआ था उस समय, तो 50 के आसपास। तो इन कहानियों का इस संकलन में स्थान मिला है। इस परंपरा की पृष्ठभूमि में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत देश तथा चीन में उभरकर एशियाई देशों में सुदृढ़ होने वाले विचारों को हम देख सकते हैं। इसमें मौनी, वीरवेलुस्वामी, काश्रीश्री, कोनष्टै, रसिगन, मंचेरु सीतारामन, रघुनाथन, नारायण दुरैकण्णन, त्रिलोक सीतारामन, विंदन, अगिलन, जयकांतन, ती जानकी रामन, कु अड़गिरिसामी, की राजनारायणन, कृष्णन नंपी, जी नागराजन, सारवाहन, सुंदर रामस्वामी, आदवन आदि सुप्रसिद्ध कहानीकारों की लोकप्रिय कहानियां संकलित हैं। और तीसरे संकलन में तमिल मुद्रण के क्षेत्र में शहर के लोगों ने ही अधिकांश रूप में भाग लिया था अभी तक, दूसरे संकलन की कहानियों में जो प्रवृत्तियां देखी गई है उसमें। लेकिन तीसरे संकलन में ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखने वाले जो भी लोग अल्पसंख्या में थे, उनकी जो संख्या ज्यादा होने लग गई 60 के बाद। तो वहां से उभरने वाले जो साहित्यकार हैं, इनकी रचनाएं तीसरे संकलन में संकलित हैं। तो अंबै, एन.आर. दासन, के.पी. नीलमणि, जयंतन, प्रभंजन, तंजय प्रकाश, षण्मुगम रामस्वामी, राहुलदासन, प्रमिल, गंधर्वन, नांजिल नाडन, वन्नदासन, वन्ननिलवन, धनुष्कोडी रामस्वामी, चूड़ामणि, राजेंद्र चोड़न, तमिळवन, मेलान्मै पुन्नुस्वामी, आ माधवन आदि प्रतिष्ठित कहानीकारों की चुनी हुई कहानियां इसमें संकलित है। और चौथा संकलन है उसमें यूरोपीय, अमेरिकी तथा लतीन अमेरिकी देशों में उत्पन्न नवीन सिद्धांतों की विधियों को लेकर आत्मसात करते हुए कहानी की रचना 1970 के अंत तक जो साहित्यकार इस क्षेत्र में आए थे, कहानीकार आए थे, उनकी कहानियों में हम देख सकते हैं। तो इस संग्रह में दिलीप कुमार, कावेरी, स मुरुगानंदम, अ मुत्तानंदम, गोपीकृष्णन, कोणंगी, गोविंदराजन, सी मोहन, शाहजहान, पावಣ್ಣन, सोदर्मन, कलंदै पीर मोहम्मद, क सी शिवकुमार, एस शंकरनारायणन, तमिळ सेल्वन, एस एम मुत्तु, सी एम मुत्तु, देवी भारती, उदय शंकर, वेल राममूर्ति, एस एम ए राम आदि कहानीकारों की कहानियां इनमें संकलित हैं। समाज में पद दलित और शोषित लोगों की समस्याओं को वाणी देने के लिए नारीवाद, दलितवाद, राष्ट्रीयता आदि विचारों का प्रादुर्भाव होने लगा। तो 90 के बाद जो भी कहानियां लिखी गई उसमें इस तरह की प्रवृत्तियां ज्यादा देखने को मिले, तो इनका संकलन है 5वां संकलन। तो इन विचारों को अभिव्यक्त करते हुए तमिल कहानीकारों ने अपनी रचनाओं का सृजन ज्यादा किया था। विमलादित्य मामल्लन, तोपिल मोहम्मद मीरान, म राजेंद्रन, भामा, सुरेश कुमार इंद्रजीत, मुंजे राजन, यूमा वासुकी, रमेश प्रेम, दमयंती, रा मुरुगन, पवा चल्लदुरै, पोप, वेण्णिला,
हुजूरादवन, अभिमानी, उमा महेश्वरी, टी कण्णन, विழிपा इदेवेंदन, लक्ष्मण पेरुमाल, र नटराजन आदि कहानीकारों की रचनाओं का अनुवाद 5वें संकलन में है। तो अक्सर यह भी देखा जाता है कि मातृभाषा अपने क्षेत्रीय भाषा को लक्ष्य भाषा बनाकर अनुवाद करने में अपेक्षाकृत सुलभता महसूस कराती है। तो 100 विभिन्न जो कहानीकार है उनकी शैलियाँ भी अलग है, विभिन्न समय के हैं। तो इन सबका संकलन करते हुए और इन कहानियों का विभिन्न ढंग से, और यहाँ पर यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी कहानीकारों के जो उनके साथ न्याय करना है। तो ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं मेरे सामने आए थे, तो बहुत ही यह कार्य मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। फिर भी जब मैंने यह काम पूरा किया तो इतना आनंद का मैं अनुभव कर रही थी जिसके मैं शब्द नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो आंचलिक लोक जीवन की शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे आदि के अनुवाद के दौरान अनेक समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा। फिर भी मेरे लिए अनुवाद का कार्य रोचक होने के कारण हर एक समस्या को सुलझाने के बाद मिलने वाले आनंद का अनुभव करने के बाद यह महत् कार्य मेरे लिए बहुत ही आकर्षणपूर्ण हो गया था। एक तरह से गद्य के अनुवाद से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने के बाद काव्यानुवाद की ओर भी मैं आकृष्ट हो गई थी। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित तमिल के सुप्रसिद्ध वानम्बाड़ी कवि शिल्पी बालसुब्रमण्यम का काव्य संग्रह और ग्रामत नदी का हिंदी में मैंने एक ग्रामीण नदी शीर्षक के अंतर्गत किया था। इस संग्रह की कविताएं देश के उत्तर पश्चिम कोने के एक छोटे से गांव के जीवन तथा उसकी प्राण तुल्य एक नदी आड़ियार की धारा में सिंची है। इन कविताओं में भारतीय उत्सवधर्मी समाज के मूल्य, गीत, मेले, आस्था और विश्वास तो है ही, उसके साथ साथ दुख, वहाँ के लोगों की त्रासदी, पीड़ा और विराग की भी उपस्थिति है इसमें। इसलिए भारतीय जनजीवन का संपूर्ण लोक अपनी पूरी जीवंतता के साथ इनमें दर्ज है। चल रहा इतिहास की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी। आड़ियारू नदी के बांध पर दिगंबर जैनियों के पत्थर के बिस्तर थे, तीर्थंकर की मूर्ति भी। उस समय धर्मावलंबी सन्यासियों के श्री चरणों से स्पर्शित तीर्थ है यह नदी। हिंदी और तमिल के बीच साहित्यानुवाद की एक विपुल एवं विस्तृत परंपरा रही है। इस क्षेत्र में कई अनुभवी और परिश्रमी विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने ये सब अनुवाद हिंदी से तमिल में और तमिल से हिंदी में तो किए हैं। जब मातृभाषा में अनुवाद करते हैं तो अक्सर हम उसे परिचित होते हैं। हमारा लक्ष्य भाषा यदि मातृभाषा होती है तो एक तरह से हम एक अनुकूल वातावरण महसूस करते हैं। लेकिन जब लक्ष्य भाषा हमारे कुछ अन्य भाषाएं हैं जो मातृभाषा नहीं है, तो वहाँ पर समझने में हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा परिश्रम। इस दृष्टि से मैंने अनुवाद किया था अपनी जो तमिल भाषा के साहित्यिक रचनाओं का। जब मैंने हिंदी में किया था तो थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि हिंदी की जो संस्कृति अलग है, तमिल की संस्कृति अलग है। लेकिन मैंने जब अनुवाद किया था हिंदी की रचनाओं का तमिल में, जिसे कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र जी का
एक उपन्यास है और उसका मैंने तमिल में अनुवाद किया है, मूडबनी चिरैयल वण्णंगल। बहुत ही क्या है ना, एक तरह से बहुत सारे साम्य मुझे सांस्कृतिक तौर पर भी देखने को मिले उसमें। जैसे बुडकी जहाँ पर उसमें है, तो यहाँ पर हम संक्रांति के समय पर भोगी मनाते हैं, तो बहुत सारे साम्य हैं। तो तभी मुझे लगा कि भारतवासी चाहे भाषा या सांस्कृतिक तौर पर कुछ भेद भारतवासियों के बीच में हो, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली या हम सबको पिराने वाली जो धागा है वो हमारी राष्ट्रीय एकता है। तो इस दृष्टि से वह कार्य भी बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि और समकालीन जो काव्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की कविताओं का मैंने अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन हुआ है बीज हूँ मैं, एक उनकी कहानी है, उसकी नाम को मैंने दिया है तमिल में तो वित्तागिय नान, इस शीर्षक से उनकी कहानियों का, उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। और हिंदी और तमिल के बीच में जो परंपरा रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में कई अनुभवी और परिश्रमी विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस श्रेणी में सर्वश्री BM कृष्णस्वामी का श्रीनिवाचारी, आकूर अनंताचारी, श्री अंबुजाम्बाड़, कम शिवराम शर्मा, S महालिंगम, शारा सारंगपाणी, रा विड़ीनाथन, श्रीमती सरस्वती रामनाथन, श्रीमती तुलसी जयरामन, श्री P वेंकटाचारी, M सुब्रमण्यम, र शौरी राजन, डॉक्टर N सुंदरम, TES राघवन, डॉक्टर M शेषन, डॉक्टर PK बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर S सुब्रमण्यम विष्णुप्रिया, श्रीमती विजयलक्ष्मी सुंदर राजन, श्री TS के कन्नन, डॉक्टर गोविंद राजन, बहुत से डॉक्टर H बालसुब्रमण्यम आदि और डॉक्टर ज्ञानम आदि विद्वज्जनों ने हिंदी और तमिल साहित्य के बीच के सुदृढ़ साहित्यिक सेतु के ईंट के पत्थर के रूप में अपनी अनुदित रचनाओं को प्रस्तुत किया है। भाषा संगम संस्था के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले श्री गोविंदराजन जी ने हिंदी और तमिल के बीच अनुवाद के महत् कार्य के लिए समर्पित भाव से योगदान दिया है। अनेक हिंदी और तमिल साहित्यिक क्षेत्रों के पाठकों के बीच उन्होंने परिचित कराया है। சேற்றில் மலர்ந்த தாமரை, विद्यापति कंड कादल सुवै सिल, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नैचू, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, इन सब का उन्होंने गद्यानुवाद किया है। हिंदी से तमिल में गद्यानुवाद किया है। और चुनी हुई तमिल कहानियां, उदयनन कदे, श्री आंडाल तिरुप्पावै, वलयापति, कुंडलकेसी आदि का इन्होंने तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है। श्री श्रीनिवास राघवन ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से शिक्षा अर्जित करते हुए विश्व भारती में 2 साल रहे और वहां पर प्राचीन तमिल साहित्य का, विशेषकर आलवारों के साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया है। भक्ति साहित्य के प्रति श्रद्धारत श्री B वेंकटाचारी ने भारत के 12 आलवार वैभव एवं दर्शन, आलवार वैभव आदि शीर्षक से इन भक्तिपरक ग्रंथों का अनुवाद किया है। इसी तरह तिरुप्पावै, तिरुवंबावै, तिरुपल्लियडिची, इन सब का भी अनुवाद हुआ है। और अभी हम देखेंगे शौरी राजन जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। जनवादी जर्मनी यात्रा, 14 दिन, जयकांतन की कहानियां, सुब्रमण्य भारती के राष्ट्रगीत, बहुत सारी जो अनुवाद उन्होंने किए हैं। TS राघवन ने भगवत गीता और तिरुकुरल का अनुवाद हिंदी में किया है। डॉक्टर PK बालसुब्रमण्यम जी ने निबंधकार भारती, कांची आचार्य वाणी, तिरुवल्लुवर आतिचूड़ी, कांजी, फिर अमृतवाणी तिरुकुरल, आंडवर की हाइकू आदि का तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है।
डॉक्टर जेल सिंह, माँ के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, महादेवी वर्मा आदि का अनुवाद इन्होंने हिंदी से तमिल में किया है। तो तमिल और हिंदी साहित्य में परस्पर आदान प्रदान को सुदृढ़ बनाने हेतु डॉक्टर एम शेषन ने अपने शोध कार्य, मौलिक लेखन और अनुवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अनुवाद के क्षेत्र में उनके समकालीन तमिल कहानियां, भारतीय युग और चिंतन, तमिल साहित्य का इतिहास, मणिकोड़ी युग, संत श्री नारायण गुरु, नीला चांद आदि इनकी महत्वपूर्ण अनुदित कृतियां हैं। तो इसी तरह एल.वी. के श्रीधरन जी ने भी बहुत सारे जो संघकालीन रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया है। और सुब्रमण्यम विष्णु प्रिया जी ने शब्दकोश के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर ज्ञानम जी की अनुदित रचनाओं में उनका विपुल पांडित्य एवं प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। வானம் முழுவதும் அஹிம்சையை நோக்கி புனித யாத்திரை, சதுரங்க குதிரை, மாரிஷஸ் ஹிந்தி கதைகள், பிணை கைதி, गांधीजीயுடன் नांगल, ध्यान சிந்தனைகள் आदि इनकी हिंदी रचनाओं का तमिल में प्रस्तुत किया हुआ अनुवाद है। एन सुंदरम जी के द्वारा अनुदित रचनाओं में तिरुवल्लुवर, कोयले का टुकड़ा, तिरुकुरल, तिरुवासकम, अर्धनारीश्वर, नप्पिण्णै और राधा आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर एम सुमतीन्द्र ने धर्मवीर भारती की हिंदी काव्य कृति अंधायुग का अनुवाद किया है। अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत डॉक्टर एच बालसुब्रमण्यम का इस क्षेत्र में अद्भुत योगदान रहा है। काली माटी, बंदरगाह, आराम कुर्सी, कहाँ जा रहे हैं हम, हमारी नदियां, अपना अपना अंतरंग, जीवन मोक्ष, बिंदु सिंधु की ओर, पीढ़ियां, अपना अपना अंतरंग आदि कई रचनाओं का तमिल से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। फणीश्वर नाथ रेणु की कथाएं, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और प्राच्य काव्य दर्शन, अमृतलाल नागर आदि का अनुवाद इन्होंने हिंदी से किया है। यदि हम एच बालसुब्रमण्यम जी का लेंगे तो उन्होंने ववुनियर रा उदयनन के उपन्यास पर कटी पतंग, एक वैदेही श्रीलंका की आदि का अनुवाद किया है, जिनसे तमिल सिंहली समाज की यथार्थ स्थिति की झलक मिलती है। तो यंत्रवागणन इनका जो उड़ीसा का उपन्यास है, इसका उन्होंने हिंदी के माध्यम से अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो मैंने ज्यादातर आप लोगों को बता दिया है। बहुत सारे विद्वानों के बारे में मैंने बताया है, उनकी रचनाओं के बारे में, और भी बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम इस अनुवाद को देश को जोड़ने के लिए, देखिए हमारी भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति वैविध्यपूर्ण है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? अनुवाद के माध्यम से सभी भाषा के साहित्य को हम एक राष्ट्रीय साहित्य नामक एक जो सामान्य मंच है उस तक लेके आए। यदि चाहिए मुझे कोई बंगला साहित्य पढ़ना है तो बहुत ही आसानी से वो सब मुझे मिलना चाहिए, तो तभी कोई बंगाली की जो विचार है उसे मैं जान पाऊंगी। तो अभी ये जो वैचारिक दूरी है, एक भाषा के भारतवासी को दूसरे भाषा के भारतवासी के उसके मन को, उसके विचार को समझने में जो दूरियां महसूस हो रही हैं, वो काफी हद तक अनुवाद के माध्यम से समाप्त हो सकता है। जहां पर तक तमिल का सवाल है, बहुत सारे कार्य अभी करने को बाकी रह गए हैं। तो सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर
और भी बहुत सारे कार्य करने को बाकी रह गए हैं। युवा पीढ़ी को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। हिंदी को सीखना है, खाली हिंदी को सीखने से ही नहीं है, तो तमिल साहित्य और हिंदी साहित्य को सीखना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि को सीखना पड़ेगा, हमारे जड़ों को पहचानना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो तमिल भाषा में इतनी रचनाएं हैं जिससे खाली भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व लाभ उठा सकता है तमिल साहित्य से। और तमिल साहित्य में भी विश्व की सभी साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है, आज की मांग है। तो अनुवाद निश्चित रूप से दोनों ही भाषाओं को, हिंदी और तमिल, उसके साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को, और आगे जाएंगे तो विश्व की सभी भाषाओं को जोड़ने में सक्षम सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो इस तरह का जो व्याख्यान माला के अंतर्गत जो अवसर दिया गया है मुझे अपनी मातृभाषा तमिल के बारे में, और उसमें जो अनुवाद हुए हैं उसके बारे में आपके साथ अपने विचार बांटने के लिए जो अवसर मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं शब्द सृष्टि के आयोजकों को, मनोहर जी को और सभी श्रोतागणों को जिन्होंने मुझे सुना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।